Hello everyone. So now we'll be starting with the scientific principles of management. We have already completed with the general or administrative principles which were given by Henry Fayol. Now we'll be starting the scientific principles of scientific management. They were given by Sir Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor. And let me tell you briefly about this person. He was an American person and he was born in 1856. He was particularly a mechanical engineering and a mechanist by profession. ठीक है, कौन थे? एक अमेरिकन थे, 1856 में इनका बर्थ हुआ. बाय प्रोफेशन एक मैकेनिस्ट थे एंड ही हैज़ completed the degree of mechanical engineering. Okay, and he has a long gone experience in factory system of production. उनने factory system of production में एक बहुत ही लंबा अच्छा experience लिया था. And for this he has made several publications, several work on scientific management. Okay, so his theory was scientific management and he is also known as the father of scientific management. He is known as the father of scientific management. So now let us discuss the principles which were made by Sir Frederick Winslow Taylor. He has made 4 principles of scientific management. उनने क्या बनाया? उनने, जैसे कि हमने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक्स. ठीक है, उनने प्रिंसिपल सिर्फ 4 बनाए, बट उन 4 प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए, फॉलो करने के लिए उनने कई सारी टेक्निक्स बनाई. समझ रहे बात को? तो टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए विच वर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड फॉर विच he has also developed several techniques that can be used for the practice of those principles. उन principles की practice के लिए कई सारी techniques develop की हैं. तो firstly we will discuss the principles made by him and then we will discuss the techniques also. So there are 4 principles made by him in all and we will be starting with the first one. Now first principle given by him was science not rule of thumb. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो इस प्रिंसिपल से सीधा सीधा वो कहना क्या चाहते हैं कि अप्लाई साइंस एंड डोंट अप्लाई रूल ऑफ थंब. तो दोनों को ही अप्लाई और ना अप्लाई करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि है क्या. देखो यहाँ पे वो साइंस से मतलब है उनका कि अप्लाई लॉजिक, अप्लाई साइंटिफिक इंक्वायरी, जस्ट फॉलो द फैक्ट्स, जस्ट रिलाई ऑन द फैक्ट्स एंड नॉट द इंट्यूशन. Rule of thumb means what? Rule of thumb means personal intuitions or judgment of the managers. Personal intuitions and judgments of the manager. देखो ट्रेडिशनली मैनेजमेंट कैसे अप्लाई होती है हम वो बात करते हैं. ट्रेडिशनली मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस को और चांसेस को ध्यान में रखते हैं ना, कि बाई चांस ये हो गया या फिर मैंने पहले ये चीज़ होते हुए देखी है या मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है, मेरे को अंदर से ये इंट्यूशन आ रहा है या मेरा ये मानना है, मेरा ये तरीका है. तो ट्रेडिशनली मैनेजमेंट इस तरीके से फॉलो होती है कि भाई मेरे को ये लग रहा है, मेरा ये मानना है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ. ठीक है, मैंने पहले इतना काम करके इतना वो किया है. तो वो सब चीज़ें कहलाती हैं रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब सिग्निफाइज व्हाट? द पर्सनल प्रेजुडिसेस ऑफ मैनेजर्स. ठीक है, मैनेजर्स अपनी जब पर्सनल प्रेजुडिसेस डाल देते हैं, ठीक है, अपने इंट्यूशंस, अपनी खुद की जजमेंट्स डाल देते हैं, दैट कम्स अंडर रूल ऑफ थंब. सो टेलर वॉज अगेंस्ट दिस फैक्ट. टेलर सेड कि देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड एनी एक्शन. आप कोई भी एक्शन करें या कोई भी डिसीजन लें तो इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक और सर्टेन फैक्ट्स. कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, लॉजिक के बेस पे होना चाहिए. अगर आपका डिसीजन इलॉजिकल है और आप उसको सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसने पहले रिजल्ट दिया है या एक सिचुएशन में उसने रिजल्ट दिया है, तो इट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ वर्किंग. उससे एक अच्छी वर्किंग प्रिंसिपल डेवलप नहीं होगी. क्योंकि इस रूल ऑफ थंब को हम क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड, और इसका एक और नाम है हिट एंड रन मेथड. ठीक है, इसको 2 नामों से रूल ऑफ थंब को और जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर, हिट एंड रन. और दोनों से आपको साफ दिख रहा होगा ट्रायल एंड एरर कि भाई लेट अस ट्राई, इफ इट इज गुड दैट इज गुड, इफ नॉट गुड दैट विल फॉलो आफ्टरवर्ड्स. अगर आज ये मेथड काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी वर ट्राइंग. ओके, एरर आया तो हम ट्राई कर रहे थे,
रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगली बार भी यही कर लेंगे। कहने का मतलब उस काम के पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, हम सिर्फ अपनी जजमेंट अपनी इंट्यूशंस की वजह से चल रहे हैं। हिट एंड मिस, हिट किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओ वी मिस्ड। सो मॉडर्न वर्किंग and modern use of resources should not be put to threat। समझ रहे बात को? जो आज की डेट पे हमारी वर्किंग है, जो हम रिसोर्सेज को यूज करें, उसको हम थ्रेट पे नहीं डाल सकते कि हिट और हिट, नहीं तो मिस। ठीक है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रायल था। एंड एरर आने का कारण क्या है? वी वर ट्राइंग। नो। तो इस तरह की वर्किंग को टेलर ने बिल्कुल ही क्या बोला, बिल्कुल इसको अवॉइड करो। मैनेजर्स शुड बी इक्विप्ड विद लॉजिक, उनको साइंटिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए, उनको फैक्ट्स को यूज करना चाहिए और तब जाके कोई एक मेथड निकालना चाहिए। इनका कहना था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से कि फाइंड द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क। टेलर का मानना था कि सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है जिसको वन बेस्ट मेथड कहा जाता है ऑफ डूइंग वर्क। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल, वन बेस्ट का मतलब द मोस्ट एफिशिएंट वे। सिर्फ एक ही तरीका है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो उस तरीके को निकालो। ठीक है, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और जब मैनेजर्स अपनी पर्सनल इंट्यूशंस लगाते हैं तो वो उन्हीं कई सारे तरीकों में से कोई एक को फॉलो कर लेते हैं, जिससे हो सकता है काम हो जाए, नहीं तो हिट एंड मिस, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, लेकिन टेलर ने कहा कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके बिल्कुल हैं, बट आपको वन बेस्ट मेथड निकालना है, वो बेस्ट तरीका निकालना है विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। और वो सिर्फ और सिर्फ किससे निकल सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इंक्वायरी से, लॉजिकल स्टडीज से, इंटरप्रिटेशन से निकल सकता है। कैसे करें इसको? आप सबसे पहले अपने जो पुराने मेथड्स फॉलो करते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करो, समझ रहे हो? और उनमें से इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उनको ऑब्जर्व करने के बाद, उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको इकट्ठा करो, और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक स्टैंडर्ड डेवलप करो जिस स्टैंडर्ड को आप हमेशा फॉलो करोगे, एंड दैट शुड बी द बेस्ट मेथड, क्योंकि वो सारे ही अवेलेबल ऑप्शन में से क्या है? मोस्ट एफिशिएंट। और उसकी एफिशिएंसी पे कमेंट कौन करेगा? पर्सनल जजमेंट्स नहीं करेंगे। कौन करेगा कमेंट उसकी एफिशिएंसी पे? लॉजिक या फैक्ट। लॉजिक, फैक्ट, स्टडीज हमको बताएंगी कि वो मेथड एफिशिएंट है कि नहीं, वो बाकियों से रिसोर्सेज को सेव करके ज़्यादा इफेक्टिवनेस प्रूव करता है या नहीं। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। So now the second principle given by Taylor was harmony not discord. तो again first of all let us understand the meaning, harmony not discord। जैसे उसने बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस अप्लाई करो, रूल ऑफ थंब नहीं। ऐसे ही बोलता है कि हार्मनी शुड बी देयर, डिस्कॉर्ड शुड नॉट बी देयर। तो आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। हार्मनी मीन्स कंप्लीट स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है हार्मनी या फिर एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो यहाँ पे टेलर क्या कहना चाहते हैं? टेलर ये कहना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टीज होती हैं मेन, मैनेजमेंट और वर्कर्स, ठीक है। तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कंप्लीट स्टेट ऑफ हार्मनी होनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कि जो भी मैनेजमेंट अपने वर्कर से एक्सपेक्ट करती है, वर्कर शुड बी एबल एंड विलिंग टू गिव दैट मच टू द मैनेजमेंट। वर्कर्स जो अपनी मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैनेजमेंट भी उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में हेल्प करे। तभी उन दोनों के बीच में क्या होगा? तभी उन दोनों के बीच में एक अच्छी हार्मनी होगी, हार्मोनियस एनवायरनमेंट होगा, जब दोनों एक दूसरे के लिए वर्क करने के लिए एवर रेडी रहेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट अगर गेन कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ गेन कर रही है, तो उस गेन का कुछ शेयर वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बोनस देना चाहिए, ठीक है। अगर वर्कर्स भी यहाँ पे हैं, वर्कर्स को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी खुद की प्रॉस्पेरिटी उनके एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी के बिना नहीं आ सकती। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब क्या है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये जो दो स्टेट हैं, मैनेजमेंट एंड वर्कर, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीट एग्रीमेंट में रहें, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पूरा करें, ठीक है। ये कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे इन दोनों के बीच में क्या हो? इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, डिस्टर्बेंस हो। और वो तब होगा जब ये इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहे,
समझ रहे बात को। जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल डिसिप्लिन में दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में। जैसे कि मान लो अभी बून पीरियड है, हमको ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत है, तो मैनेजमेंट ने उस वक्त वर्कर से बोला कि आप हमारे लिए अभी ज़्यादा शिफ्ट में काम करो या वर्किंग आवर्स ज़्यादा दो, हम आपको फ्यूचर में इंक्रीमेंट देंगे या फिर बोनस शेयर करेंगे। तो उस वक्त वर्कर्स ने मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा टाइम के लिए वर्क किया, उसी वेजेस पे, उस वक्त उसी वेजेस पे काम किया, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट वर्कर के बीच का हार्मोनियस एनवायरनमेंट होगा। आगे चल के अगर मैनेजमेंट भी उनकी वेजेस बढ़ा देती है, उनको इंक्रीमेंट दे देती है या फिर बोनस शेयर करती है, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हार्मनी बनी रहेगी। लेकिन अगर आगे चल के मैनेजमेंट ने उनको बोनस शेयर नहीं किया तो क्या होगा, तो इनके बीच में डिस्कॉर्ड हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। जिससे कॉम्प्रोमाइज़ किसके ऊपर होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो फायदे तभी होता है जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीट किसमें है, हार्मनी में। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल एनसीईआरटी में हमको जैपनीज वर्क कल्चर का दे रखा है, जैपनीज वर्क कल्चर। ठीक है, जैपनीज वर्क कल्चर का एग्जांपल हमको दे रखा है। ठीक है, और उसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, उसमें एग्जांपल ये दे रखा है कि जो जैपनीज वर्कर्स होते हैं ना, वो फैक्ट्रीज में स्ट्राइक कैसे जाते हैं, आपको पता है। कईयों को तो पता होता है बात कि जापान में जब भी वर्कर्स मैनेजमेंट से खुश नहीं होते, ना खुश होते हैं, या फिर उनके बीच में डिसएग्रीमेंट आता है, मैनेजमेंट उनके बारे में ध्यान नहीं दे पाती, ध्यान नहीं दे रही होती, तो वो क्या करते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं। लेकिन वहाँ की स्ट्राइक कैसी होती है, वहाँ की स्ट्राइक ये होती है कि वो ब्लैक बैजेस पहन लेते हैं एंड दे वर्क मोर देन देयर यूजुअल टाइम पीरियड। वो 2-2 3-3 शिफ्ट में काम करने लग जाते हैं, वो फैक्ट्री प्लेस पे, वर्क प्लेस पे ही रहने लग जाते हैं, और वो ज़्यादा काम करके अपने एम्प्लॉयर को ये जताते हैं कि हम अपना पार्ट तो बहुत अच्छे से पूरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छे से नहीं होता। सो इस तरीके से वो उनके क्या लेते हैं, इस तरह से उनकी अपनी लॉयल्टी शो करते हैं और उनसे भी एग्रीमेंट या फिर कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। समझ रहे हो, वर्क कल्चर ये होता है। इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में स्ट्राइक कैसे होती है कि भाई काम छोड़ दो, भाई हमने बोला था पंखा बढ़ाओ, नहीं बढ़ाई, काम छोड़ दो, हमारा फ़ायदा नहीं होगा तो क्या होगा। तो आप ये सोचें कि आपके एम्प्लॉयर के फ़ायदे से ही आपका फ़ायदा जुड़ा है। तो वर्कर के सारे एफर्ट्स, सारे जो एक्टिविटी हैं, वो अपने एम्प्लॉयर के बेनिफिट की तरफ जाने चाहिए। आप देखो यहाँ पे अगर वो कोई अब किसी मैनेजमेंट की किसी एक पॉलिसी से नाखुश भी हैं, उनके किसी डिसीजन से नाखुश हैं, तो वो काम को नहीं रोक रहे, वो अपने एम्प्लॉयर का बुरा नहीं चाह रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो वर्क को और ज़्यादा करके दे रहे हैं। वो बोले ठीक है, तुमसे यही चाहते हो, हम तुमको और अच्छे से अच्छा देंगे। लेकिन वो अपने मैनेजर्स के इस तरह से मैनेजमेंट की फीलिंग्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ कनेक्ट करते हैं, उनकी सिंपैथी पाते हैं। समझ रहे बात को। तो ये तो था प्रिंसिपल, लेकिन अब ये अचीव होगा कैसे। अब ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, अचीव होगा कैसे। तो उनने बोला टेलर ने कि यहाँ पे एक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। टेक्निक्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों ही वर्किंग क्लास के बीच में कंप्लीट हार्मनी आएगी मेंटल रेवोल्यूशन से। और मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द माइंडसेट और एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट्स फॉर ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर्स का एटीट्यूड या फिर माइंडसेट एक दूसरे के प्रति बदले, फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। वो एक दूसरे से कंपीटिंग पार्टी ना सोचें, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की सोचें। समझ रहे बात को। तो मेंटल रेवोल्यूशन कहता है कि अपनी थोड़ी सी एटीट्यूड या थोड़े से अपना माइंडसेट चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, तो ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।